हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको मनोविज्ञान पार्ट 1 मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता पार्ट में जो बुद्धि टॉपिक है उसके बारे में आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और सबसे पहले आज हम लोग मनोविज्ञान के पहले पार्ट में इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धि में हम लोग ये देखेंगे कि बुद्धि क्या है या बुद्धि किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोग हर चीज़ों के परिभाषाओं को जानते हैं, जैसे संवेग क्या होता है, प्रत्यक्षण क्या होता है, या अन्य और भी शब्द होते हैं उनकी परिभाषाएं होती हैं। लेकिन बुद्धि की अगर हम बात करेंगे तो बुद्धि के बारे में बताया गया है कि कई मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो बुद्धि की चर्चा किए हैं। कई मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो बुद्धि के बारे में बताए हैं, बुद्धि की चर्चा किए हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि बुद्धि के कार्य के आधार पर जो है उनकी परिभाषा उन्होंने दिया है। तो हम लोग जो है जो बुद्धि के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने चर्चा किया है तो उन्होंने जो कार्य के आधार पर परिभाषा दिया उसी के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। हालांकि बुद्धि का आज तक कोई परिभाषा नहीं दे सका है, बुद्धि के कार्यों के आधार पर जो उसकी परिभाषा कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है उस पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा परिभाषाओं के बारे में समझेंगे। कहा जा रहा है कि ये तो अन्य मानसिक प्रक्रियाओं जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, संवेग, भाव, चिंतन इत्यादि को परिभाषित करना आसान है और मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसकी परिभाषाएं भी दी गई हैं। मतलब कहा जा रहा है कि अलग अलग जो शब्द है, प्रत्यक्षीकरण हो गया, संवेग हो गया, भाव हो गया, चिंतन हो गया, इन सभी की परिभाषा दिया गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। और कहा जा रहा है कि बुद्धि जो है, बुद्धि की परिभाषा भी कई मनोवैज्ञानिकों ने देने का प्रयास किया, लेकिन उसकी परिभाषा उन्होंने नहीं दे पाया। लेकिन बुद्धि की जो परिभाषा है उनके कार्यों का आधार पर जो है मनोवैज्ञानिकों ने दी है परिभाषा को। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा जो है नीचे चर्चा किया गया है, यानी कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा जो है बताया गया है। तो पहले जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि की परिभाषा दी उनका नाम है एडवर्ड है। एडवर्ड जो थे उन्होंने बुद्धि के बारे में बताया कि अभियोजन करने में परिवर्तनशीलता को हम क्या कहेंगे, बुद्धि की संज्ञा देते हैं। मतलब जो एडवर्ड थे उन्होंने बताया कि अभियोजन करने में परिवर्तनशीलता को हम बुद्धि की संज्ञा दे सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अभियोजन मतलब होता है एडजस्ट या एडजस्टमेंट होता है, ये अभियोजन जो है इसका अगर हम इंग्लिश वर्ड देखेंगे तो एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं या इसको हम लोग समायोजन बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि परिवर्तनशील परिस्थितियां हैं, ठीक, उनमें अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं तो वह हमारा क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है, या बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ये एडवर्ड के अनुसार है। अस्टर्न जो महोदय हैं उन्होंने अपने अनुसार बताया कि जो नई नई परिस्थितियां होती हैं और उसके साथ अगर हम एडजस्टमेंट लाते हैं तो वो हमारा जो है क्षमता क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। यानी नई परिस्थितियों के साथ सफल अभियोजन करने की क्षमता हमारा बुद्धि होता है। ठीक, नई नई परिस्थितियां हमारे पास रहेंगी और उनके साथ अगर हम सफल अभियोजन करेंगे तो वो क्षमता हमारा क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। इसके बाद मन के अनुसार बताया गया है, जो मन है, मन के अनुसार बताया गया है कि परिवर्तनशील अभियोजन करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, बुद्धि कहा गया है। मन ने भी अपना जो है परिवर्तनशील अभियोजन, यानी कि कहा जा रहा है कि हम अगर अपने परिस्थितियों में या किसी भी चीज़ में परिवर्तन ला करके और उसको एडजस्ट करें तो परिवर्तनशील अभियोजन की जो क्षमता हो गई वही क्या होगा, बुद्धि होगा। टर्मन ने जो है बताया है कि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही क्या होती है, बुद्धि होती है। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एक परिभाषा मान लीजिए आप लोग, क्योंकि ये पूछा गया एग्जाम में, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अमूर्त या मूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, या किसने कहा, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव आया है तो याद रखना है कि टर्मन या टर्मन जो थे उन्होंने बताया कि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही क्या होती है, वो या क्षमता ही क्या होती है, बुद्धि होती है। ठीक ना। इसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो वेस्लर महोदय जो थे उन्होंने क्या किया, बुद्धि की परिभाषा दिया गया वेस्लर ने बताया कि व्यक्ति द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करने, तर्क चिंतन करने तथा अपने वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण तरीके से
अभियोजन करने की क्षमता ही क्या होती है, बुद्धि होती है। मतलब बेसलर जो महोदय थे उन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है किसी न किसी व्यक्ति का कुछ ना कुछ उद्देश्य या लक्ष्य होता है, तो उसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है कि कार्य करता है। हम ही लोग हैं, मान लो कि कोई हमारा लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है हमारा, तो उसको पूरा करने के लिए हम कार्य करते हैं। अगर हम मान लो कि उसमें कार्य करने के साथ साथ चिंतन करते हैं, फिर अपना जो है उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हम वातावरण को चेंज करते हैं, इन्वायरमेंट को चेंज करते हैं और उसके लिए प्रभावपूर्ण तरीके से खुद को एडजस्ट करते हैं। तो ये सारे कार्य करने की जो क्षमता हो गया, वही कहा गया है बेसलर के अनुसार वो बुद्धि होता है। मतलब हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कार्य करेंगे, चिंतन करेंगे, अपने वातावरण में बदलाव लाएंगे, ये सारे कार्यों को करेंगे, तो इन सारी कार्यों के करने की जो क्षमता होती है वही कहा गया है बुद्धि कहलाता है। स्पीयरमैन के बुद्धि के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो स्पीयरमैन को याद रखना है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि में क्या किया है कि दो तत्वों के बारे में जिक्र किया है, यानी दो तत्वों के बारे में उन्होंने बताया है। पहला तत्व कौन सा है, सामान्य तत्व, और दूसरा तत्व कौन सा है, विशिष्ट तत्व है। ठीक, पहला तत्व कौन सा है, सामान्य तत्व, और दूसरा है विशिष्ट तत्व है। तो इसी को जो है द्वितत्व सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या इसको द्विकारक, इसको ये भी नाम याद रखिएगा आप लोग, द्विकारक के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो चार्ल्स स्पीयरमैन। या कहा जाएगा कि द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया। ये चीज आप लोग जरूर याद रखिएगा कि स्पीयरमैन ने बुद्धि में दो तत्व या दो योग्यता के बारे में जिक्र किया, एक सामान्य तत्व या सामान्य योग्यता और एक विशिष्ट तत्व या विशिष्ट योग्यता का उन्होंने जिक्र किया है। तो यह हमारा जो है बुद्धि की परिभाषा थी, जिसमें हमको टर्मेन का, एडवर्ड का हो गया, वेसलर का हो गया, इन सभी लोगों की परिभाषाओं को ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, थर्स्टन है। ठीक, थर्स्टन है। थर्स्टन ने क्या किया है, उन्होंने बुद्धि को 6 तत्वों में जो है वो समावेशित किया, यानी बांटा है। बुद्धि जो है उनको उन्होंने क्या किया, थर्स्टन ने 6 तत्वों में बांटा है। पहला तत्व इनका जो है वो क्या है, स्थान संबंधित योग्यता बताया गया है। दूसरा सांख्यिकी योग्यता बताया गया है। तीसरा स्मृति योग्यता बताया गया। चौथा वाचिक योग्यता बताया। पांचवा वाक्पटुता योग्यता और विचार करने की योग्यता, यानी 6 तरीके की उन्होंने योग्यताओं में बुद्धि को जो है वो बांटा है, या 6 तत्वों में उन्होंने बुद्धि को बांटा। तो ये 6 तत्व थे, स्थान संबंधित योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, स्मृति योग्यता, वाचिक योग्यता, वाक्पटुता योग्यता और विचार करने की योग्यता। ठीक, 6 तत्वों में उन्होंने, थर्स्टन ने बुद्धि को बांटा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बताया गया बुद्धि के प्रकार के बारे में। बताया गया क्या चीज, बुद्धि के प्रकार। तो बुद्धि के प्रकार यानी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया कि बुद्धि का परिभाषा भी कई मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने स्तर से दिए हैं। ठीक, वैसे ही जो बुद्धि हमारा है, बुद्धि की भी परिभाषा जो है कई मनोवैज्ञानिकों ने दिया। तो हमारा प्रकार की अगर बात करेंगे तो प्रकार जो है, प्रकार इसका भी मतलब कि देखेंगे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से बुद्धि के प्रकार भी अलग अलग प्रकार से बताए। जैसे आप लोग गार्डनर का नाम सुने होंगे या पढ़े भी होंगे अगर, तो गार्डनर जो थे, गार्डनर ने क्या किया कि बुद्धि को 8 भागों में बांटा या 8 प्रकारों में बांटा। कई और मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के कुछ और प्रकार बताए। लेकिन अगर हम बात करेंगे सही मायने में बुद्धि की प्रकार की, तो बुद्धि के प्रकार हम लोग जो मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। एक सामवेगिक बुद्धि हो गया, दूसरा व्यवहारिक बुद्धि हो गया और तीसरा आध्यात्मिक बुद्धि हो गया। तो हम आज उन्हीं बुद्धि के प्रकारों की चर्चा करेंगे। बुद्धि के प्रकार मुख्यतः कितने होंगे, 3, सामवेगिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नंबर बुद्धि के प्रकार की हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो है कहा जा रहा है यहाँ पर सबसे पहले कि मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की बुद्धि की चर्चा की है, जिनमें नीचे 3 मुख्य प्रकार की बुद्धि की चर्चा हम करेंगे। अभी हम आप लोग को बता ही किए कि कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने स्तर से बुद्धि के प्रकार दिए हैं, लेकिन हम मुख्यतः 3 प्रकार की बुद्धियों को देखेंगे। पहला नंबर जो बुद्धि हो गया वो कौन सा है, सामवेगिक बुद्धि। ठीक, जिसको इमोशनल थेरेपी बोले, इंटेलिजेंस बोलेंगे। इसमें बताया गया है कि यह बुद्धि के भावनात्मक पक्ष से संबंधित है, अपने एवं दूसरे के संवेगों को समझने, नियमित करने, उनके प्रकटीकरण, मूल्यांकन एवं नियंत्रण को सामवेगिक बुद्धि कहते हैं। सामवेगिक बुद्धि में मतलब ये बताया गया, इंग्लिश में इसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोला जा रहा है। तो इमोशनल मतलब क्या होता है, भावुक। इमोशनली जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भावुक हो गया, ठीक,
तो इमोशन हो गया, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सामयिक या संवेगात्मक इसको बुद्धि बोलते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो संवेगिक या संवेगात्मक बुद्धि है ये व्यक्ति के किस पक्ष से संबंधित है, तो भावनात्मक पक्ष से संबंधित है, यानी उसके इमोशन से जुड़ा हुआ है। ठीक, यह क्या करता है कि अपने स्वयं का और जो दूसरे व्यक्ति हो गया उनके भावनाओं को ये समझता है, ठीक, उसको नियमित करता है और उनको प्रकट करना और उनका क्या करना, मूल्यांकन करना और साथ ही उनका नियंत्रण करना जो है ये कार्य सम्मिलित होता है इसमें, और यही हमारा क्या होता है, सामयिक बुद्धि कहलाता है। यानी याद रखना है कि सामयिक बुद्धि जो है अपने आप और दूसरे व्यक्ति के इमोशन को जानने, उनको प्रकट करने, उनको समझने, ठीक, नियमित करने और नियंत्रण करने की यह प्रविधि होती है जिसे हम लोग सामयिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। अब अगर बात करेंगे सामयिक बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, कब किया, कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो याद रखना है कि सर्वप्रथम 1990 में सैलोवे एवं मेयर ने सामयिक बुद्धि को परिभाषित किया था। ठीक, इसमें उन्होंने बुद्धि के संज्ञान एवं भाव को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने सामयिक बुद्धि को एक प्रकार के सामाजिक बुद्धि के रूप में परिभाषित किया और संक्षेप उन्होंने यह बताया, या संक्षेप में यह कह सकते हैं कि उनके अनुसार सामयिक बुद्धि में अपने एवं दूसरे व्यक्तियों की अनुभूति करने, उनको देखने समझने, उनमें विभेद करने और उनकी सोच एवं क्रिया को एक दिशा देना शामिल है। यानी ये चीज याद रखना है कि सामयिक बुद्धि क्या है कि अपने एवं दूसरे के व्यक्तियों के अनुभूति को, अपने एवं दूसरे व्यक्ति के संवेगों को समझने, उनको देखने और उनको प्रकट करने, उनका मूल्यांकन करने और उनमें विभेद करने की प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, सामयिक बुद्धि कहलाता है। इसका प्रयोग किसने किया, तो ये एकदम वीवीआई ऑब्जेक्टिव एक तरीके का है, आप लोग याद रखिएगा कि सैलोवे तथा मेयर ने सन 1990 ईस्वी में संवेगात्मक या सामयिक बुद्धि का प्रयोग किया था। अब अगर हम देखेंगे सामयिक बुद्धि में, तो इसमें बताया गया है कि इसके 4 आयाम होते हैं। सामयिक बुद्धि के कुल कितने आयाम होते हैं, 4 आयाम इसके होते हैं। पहला नंबर है हमारा मनोभावों का प्रत्यक्षण एवं मूल्यांकन एवं अभिव्यक्ति करना। जो हमारा इमोशन हो गया उसका प्रत्यक्षण करेंगे, स्वयं के आंखों से निरीक्षण करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे और अभिव्यक्ति करेंगे। दूसरा बताया गया है कि संज्ञानात्मक क्रियाओं को मनोभाव द्वारा प्रोत्साहित करना। जो हमारे संज्ञानात्मक क्रियाएं हो गई उनको हम क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे मनोभावों के द्वारा। तीसरा जो है हमारा सामयिक बुद्धि के बारे में जो तीसरा आयाम है वो कहा जा रहा है कि भावनात्मक सूचनाओं को समझेंगे और उनका हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। ठीक, इसके बाद कहा जा रहा है कि भावनात्मक ज्ञान का उपयोग करना, यानी भावनात्मक ज्ञान का हम उपयोग करेंगे और 2 मनोभावों को निर्देशित करेंगे और उनके बारे में यथोचित हम निर्णय लेंगे। यानी हमारा चौथा आयाम हो गया कि भावनात्मक ज्ञान का उपयोग करेंगे, उसका जो है 2 अलग अलग जो मनोभाव होंगे उनको निर्देशित करेंगे और उनके बारे में हम निर्णय लेंगे। इसके बाद सामयिक लब्धि के बारे में दिया, ये थोड़ा सा हम लोग को समझना है। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो आईक्यू हम लोग पढ़ेंगे, आईक्यू के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि बोलते हैं। आईक्यू को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि बोलते हैं। आप लोग नाम भी सुने होंगे, पूछा भी गया होगा, अभी एग्जाम आप लोग दिए होंगे तो कि आईक्यू का सूत्र क्या हो गया या बुद्धि लब्धि क्या होता है, ऐसा प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बुद्धि लब्धि क्या होता है कि इसमें हम जो व्यक्तियों की बुद्धि होती है, बुद्धि के मात्रा बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईक्यू या बुद्धि लब्धि का उपयोग करते हैं। ठीक ना, इसमें मतलब कि ये बताया गया है कि कौन से व्यक्तियों की बुद्धि किस प्रकार की होती है, तो हम सूत्र के माध्यम से जो है वो चीज को निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सामयिक लब्धि दे रहा है, जिसको ईक्यू हम लोग शॉर्टकट में बोलेंगे, क्या कहेंगे, ईक्यू कहेंगे। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहेंगे, ईक्यू बोलेंगे। तो जो ईक्यू हमारा है, ईक्यू, इसको शॉर्टकट में हम ईक्यू कहेंगे। तो ईक्यू हमारा होता है, तो इसका काम क्या होता है इसके बारे में हमको समझना है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि दोनों में एग्जाम में अंतर दे देता है कि आईक्यू और ईक्यू में क्या अंतर है, यानी बुद्धि लब्धि और सामयिक लब्धि में क्या अंतर है। तो सामयिक लब्धि को हमको समझना है कि इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति में पाई जाने वाली जो सामयिक बुद्धि है, यानी जिन व्यक्तियों में सामयिक बुद्धि होती है उसकी मात्रा बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सामयिक लब्धि का उपयोग करते हैं। और जिस व्यक्ति की सामयिक लब्धि अधिक होगी वे सामयिक बुद्धि के 4 आयामों को ठीक ढंग से करने में सफल हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी हम 4 आयाम को हम लोग देखें सामयिक बुद्धि का, तो उन 4 आयामों को सही ढंग से जो है वो सफल करने में ये मतलब सामयिक लब्धि कहने का मतलब ये हुआ कि जिन व्यक्तियों में सामयिक बुद्धि अगर ज्यादा होगी तो वो सामयिक बुद्धि के 4 आयामों को ठीक ढंग से जो है वो
सफल कर लेगा। लेकिन अगर हम आईक्यू की बात करेंगे, बुद्धि लब्धि का, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्तियों की बुद्धि की मात्रा को बताते हैं, और ईक्यू में हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति के सामयिक बुद्धि की मात्रा को हम लोग बताते हैं। तो क्लियर हो गया आईक्यू और ईक्यू में क्या अंतर है। आईक्यू मतलब बुद्धि की मात्रा बताना, ईक्यू मतलब सामयिक बुद्धि, केवल सामयिक बुद्धि की मात्रा को बताना होता है। इसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, तो हमारा दूसरा बुद्धि का प्रकार है व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि में बताया गया है कि इसका उपयोग हम लोग मुख्यतः क्या करते हैं कि अपने जीवन में जो भी समस्या आती है उनका समाधान करने के लिए करते हैं। ठीक, सामाजिक जीवन या सामाजिक परिवेश में हम मनुष्य रहते हैं, हमारे सामने जो कई तरह की समस्या आती है जिनका समाधान हम जो करने का प्रयास करते हैं। तो ये बताया गया है कि जिन व्यक्तियों में व्यवहारिक बुद्धि होती है या ज्यादा होती है, वो क्या करता है कि अपने जीवन को समस्याओं का समाधान जल्द और आसानी से कर पाता है। ठीक, ये भी कहा जा रहा है कि व्यक्ति के व्यवसायिक परिवेश में भी जो है कई समस्या आती है। हालांकि हमारे जीवन में समस्या आती है, लेकिन जीवन के साथ साथ हम जो व्यवसाय करते, जो कार्य करते हैं, उनमें भी समस्या आती है, तो उनका भी समाधान करना पड़ता है हमें। जैसे कहा गया है कि अपने व्यवसाय संबंधित कार्यों में को समझने के लिए, या फिर कहा जा रहा है कि अपने और दूसरे लोगों के साथ जो सामाजिक अभियोजन करने के में ये व्यवहारिक बुद्धि हमारा क्या करता है, मदद करता है। ठीक, तो ये चीज याद रखना है कि व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग हम अपने जीवन में जो भी समस्या हो गई, ठीक, उनका समाधान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। व्यवसायिक परिवेश में जो समस्या हो गई उनका समाधान करने के लिए हम लोग व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग करते हैं। या यही कहा गया कि जिन व्यक्तियों में यह बुद्धि ज्यादा होगी वो अपनी समस्याओं को जल्द और आसानी से पूरा कर लेगा। इसके बाद अगर आगे चलेंगे तो हमारा बताया गया है किसके बारे में, आध्यात्मिक बुद्धि के बारे में, जो बुद्धि के प्रकार का तीसरा पॉइंट है या तीसरा टॉपिक है। इसमें कहा गया है आध्यात्मिक बुद्धि में कि आध्यात्मिक बुद्धि का संबंध जो है हमारे धर्म से नहीं होता है। इसका संबंध बताया गया है कि मनुष्य के जो जीवन के अर्थ और मूल्य होते हैं उससे संबंधित, यानी उसके वैल्यू से संबंधित है। कि व्यक्ति से जुड़ी जो भी समस्या होती है वो हम लोग क्या करते हैं कि इस बुद्धि के माध्यम से उसके समाधान ढूंढने का कोशिश करते हैं। ढूंढने का यहाँ कोशिश कर रहे, समाधान नहीं कर रहे, क्योंकि व्यवहारिक बुद्धि में क्या बताया, ये बात आप लोग याद रखना है कि व्यवहारिक बुद्धि में कहा गया कि हम अपने जो है समस्या का समाधान जो है व्यवहारिक बुद्धि के माध्यम से करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि में कहा कि हम समस्याओं का केवल यहाँ पे क्या करेंगे, समाधान ढूंढेंगे, और इसके द्वारा अपने जीवन को अधिक समृद्ध और सार्थक और व्यापक बनाने का कोशिश करते हैं या बनाते हैं। और यह हमारे जीवन का जो मूल्यांकन करने, ठीक, हमारे जीवन मार्ग को ढूंढने और उनको अर्थपूर्ण महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो है उपयोगी होता है। तो आध्यात्मिक बुद्धि को कैसे समझना है, तो ऐसे समझना है हम लोग को कि आध्यात्मिक बुद्धि जो है हमारे जीवन के अर्थ एवं मूल्यों से संबंधित है। यह हमारे समस्या, जो भी समस्या होती है उसका समाधान ढूंढने में मदद करता है। यह हमारे जीवन का मूल्यांकन और जीवन मार्ग को ढूंढना, उनको अर्थपूर्ण या महत्वपूर्ण बनाने के लिए जो उपयोगी होता है। इसके बाद आगे बताया गया ये चीज कि व्यक्ति अपने जीवन को एक बड़े एवं अर्थ प्रदान करने वाले संदर्भ, जैसे परिवार हो गया, समुदाय हो गया, कार्यस्थल हो गया, धार्मिक ढांचा या ब्रह्मांड हो गया, को देखने और की इच्छा रखता है, और यह उससे उसके बाद वर्तमान जीवन क्षण एवं स्वयं से परे ले जाता है। व्यक्ति इस बुद्धि के द्वारा अपने परिवेश को विस्तृत करने, अपना सृजन करने, नियमों में आवश्यक परिवर्तन लाने तथा परिस्थितियों में बदलाव करने में सफल होता है। तो ये हमारा जो है याद रखना है कि आध्यात्मिक बुद्धि था, जिसमें कहा गया है कि हम इस बुद्धि का उपयोग करके अपने समस्या का समाधान ढूंढते हैं, अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं या मूल्यवान बनाते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं कि अपने परिवेश को विस्तृत करते हैं, उसमें कई कई चीज़ों का सृजन निर्माण करना और उनको नियमित रूप से जो है परिवर्तन लाने और परिस्थितियों में बदलाव लाने का हम इससे कोशिश करते हैं। तो यह हमारा आध्यात्मिक बुद्धि होता है। जिन व्यक्तियों में आध्यात्मिक बुद्धि होगा वो सारे ये कार्यों को वो पूरा करेंगे। तो ये हमारा था बुद्धि का प्रकार, और इससे पहले हम लोग देखें बुद्धि क्या होता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से पूरी तरह से, मुझे आशा है कि आप लोग देखे होंगे, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।